टाइप 4 लिख लेते हैं। हम कर रहे थे इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन तो टाइप 4 में क्या होगा, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि पहले हमने देखा दोनों लीनियर के अपॉन में आ रहे थे, लीनियर फिर लीनियर का स्क्वायर हो गया, क्वाड्रेटिक आ गया साथ में, या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक करके, या कोई भी हो सकता है, क्यूबिक अपॉन क्यूबिक हो सकता है। तो जब भी कभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम होगी तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम वो वाला केस कर रहे हैं जिसमें हमारे पास क्या होगा, एक लीनियर में होगा लेकिन एक क्वाड्रेटिक होगा, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको बात मैं क्या कह रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन है हमारा dx अपॉन x+1 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी तक क्या हो रहा था, यहाँ ऊपर परफेक्ट स्क्वायर हो रहा था, लेकिन अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट क्यूब स्क्वायर नहीं बन रहा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये भी क्वाड्रेटिक, लेकिन ये और क्वेश्चन उन्होंने इस तरीके से डरावना करके दिया था, dx अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसे करके। तो फिर इसको हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, किस तरह से हैंडल करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपना इतना पार्ट उठा लेंगे जो ये वाला पार्ट है, और इसको जो है इंटीग्रेशन हटा देते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना सीखना है कि पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कैसे करते हैं। तो 1 अपॉन हमारा क्वेश्चन है x+1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। पहली लाइन में हमें याद रखना है कि करना क्या होता है, बाकी फिर बहुत ईजी है। जैसे अभी हमने पीछे सीखा कि जब भी कभी लीनियर का फॉर्म होता है, नीचे लीनियर होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, ऊपर कांस्टेंट अपॉन लीनियर में ब्रेक कर देते हैं। कांस्टेंट ऊपर रहता है, अपॉन में लीनियर। लेकिन जब कभी बात लीनियर अगर अपॉन में क्वाड्रेटिक होगा, अगर अपॉन में क्वाड्रेटिक है, जैसे वो था तो परफेक्ट स्क्वायर था तो a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन कर दिए, लेकिन अगर अंदर स्क्वायर आ जाए तो फिर ये क्वाड्रेटिक हो तो ऊपर जो है अब लीनियर लेना पड़ेगा हमको। तो लीनियर मतलब ax प्लस बी के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और c के साथ x प्लस 2। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ये तो लीनियर है, तो लीनियर है तो ऊपर जो है वो कांस्टेंट आएगा, तो a अपॉन क्या हो जाएगा x+1। लेकिन ये जो है वो क्वाड्रेटिक है, तो जब क्वाड्रेटिक नीचे होगी तो ऊपर लीनियर लेना पड़ेगा। लीनियर का फॉर्म क्या होता है, लीनियर का फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस सी या ax प्लस बी, ऐसे फॉर्म होता है ना लीनियर का, तो वही ले लिया इन्होंने। तो a तो पहले ही ले चुके हैं, तो अब हमने ले लिया bx प्लस सी। तो जब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी क्वाड्रेटिक दिखाई दे तो ऊपर लीनियर होगा, जब कभी लीनियर दिखाई दे तो ऊपर कांस्टेंट होगा। तो बस इतना करने के बाद फिर मेथड पूरा का पूरा वही है, इजी सा वही काम करना है सारा का सारा। कोफिशिएंट इक्वेट करो, कांस्टेंट की वैल्यू निकालो और फिर सॉल्व कर लो। तो जरा यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर हम इस कांस्टेंट की वैल्यू पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, और यहाँ पर जरा वैल्यू पुट करते हैं x प्लस 1 की वैल्यू 0, तो क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पर x की जगह पे क्या आ जाएगा -1। तो 1 इक्वल टू a इंटू -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, और ये देखो यहाँ पर x प्लस 1 0 है तो ये ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ करेंगे तो ये 0, तो क्या फ़ायदा इसको लिखने का। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, a की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1/2। अब जरा b की वैल्यू निकालते हैं। तो अब देखो क्या कोई कांस्टेंट, क्या कोई ऐसा कर सकता है क्या, जैसे मैंने यहाँ पर रखा है, क्या मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 0 रख सकता हूँ क्या, नहीं। x प्लस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो हमेशा ये पॉजिटिव नंबर है, तो ये कभी 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, तो ये हम नहीं पुट कर सकते यहाँ पर। जो अभी मैं बात कर रहा था ना कि हमें कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आएगी, कभी भी कोई कांस्टेंट
की वैल्यू हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से नहीं निकाल पाएंगे, तो वही यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई है। तो फिर अब हमारी मदद कौन करेगा, तो हमारा वही पुराना मेथड जो था पहले वाला, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, उससे करना पड़ेगा। तो फिर उसको नोट कर लेते हैं, 1 इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अब जरा यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी एक्स का मल्टीप्लाई इन दोनों में करके देखते हैं क्या आएगा। तो एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जैसे बता रहा हूँ वैसे मल्टीप्लाई आप करें, नहीं तो कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा और सबको मल्टीप्लाई करके फिर कलेक्ट करने में थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। जबकि बी एक्स था तो एक्स को अंदर भेज दिया और एक कांस्टेंट सी था, तो सी का मल्टीप्लाई जब किया तो सी के साथ एक्स प्लस 1 पूरा आ गया। यहाँ पर हमें इजीली हमें कोफिशिएंट दिखाई दे जाएंगे सारे के सारे। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ए आएगा, ए के साथ देखो आ रहा है, बी के साथ आ रहा है तो ए प्लस बी। फिर एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या क्या आएगा, एक्स के साथ सिर्फ बी आएगा और सी आएगा, और कांस्टेंट में क्या क्या आएगा, ए आएगा, ए के साथ 1 ए है और बी में तो है नहीं और सी है, तो ए प्लस सी आएगा इक्वल टू 1। यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं कोफिशिएंट को, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट सिर्फ इतना ही लिख देते हैं, ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट सारे के सारे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एक तो आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है। एक दूसरा क्या बनेगा, बी प्लस सी इक्वल टू भी 0 बनेगा, और थर्ड बनेगा ए प्लस सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट 1 है। अब ऊपर हमारी मदद करेगा ये, ए की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो सी की वैल्यू -1/2 आ गई। ए भी आ गया तो बी भी आ जाएगा, बी इक्वल टू माइनस सी है तो बी इक्वल टू फिर 1/2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ से हमें सारी वैल्यूज पता चल गई, ए बी सी तीनों की वैल्यू पता चल गई। ए की वैल्यू कितनी आई थी 1/2, बी की वैल्यू कितनी आई थी माइनस, बी की वैल्यू कितनी आई थी, अच्छा यहाँ पर ये +1/2 है और ये आ जाएगा -1/2, क्योंकि 1 - 1/2 तो +1/2 आएगा ना, और बी की वैल्यू, तभी तो ये इक्वेशन भी तो सेटिस्फाई करनी चाहिए। हमें कैसे पता चला कि ए प्लस बी तो 0 हो ही नहीं रहा, तो इसलिए बी की वैल्यू -1/2 और ए की वैल्यू 1/2, तभी तो 0 होगा। तो ये तीनों इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब हम ये ए बी सी की वैल्यू अपनी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 हमारी थी उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, और इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, 1/x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1, और ये आया था a/x प्लस 1 और bx प्लस c/x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहाँ पर इसके बाद भी प्रॉब्लम है कि अब कैसे करेंगे इसके बाद। तो a की वैल्यू तो है 1/2, a की वैल्यू कितनी आई थी 1/2, तो 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 ये हो गया, और बी एक्स तो -1/2 एक्स और प्लस सी की वैल्यू भी 1/2 और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, dx अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर भी dx और यहाँ पर भी dx। तो अब जरा देखो, ये तो बहुत ही इजी वे में आ जाएगा, 1/2 log x प्लस 1। यहाँ पर क्या किया जाए, इसको कैसे इंटीग्रेट करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और अपॉन में ऐसा है, तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। देखो अलग अलग करने से क्या प्रॉफिट होगा हमारा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx अलग कर लेते हैं, और 1/2 के साथ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग कर लेते हैं। तो इन दोनों से हमारा क्या प्रॉफिट होगा, देखो ये 1/2 log ऑफ x प्लस 1, यहाँ पर जैसे इसको t लेट करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t लेट करोगे, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ कि जैसे ही हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t लेट करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t, तो 2x dx dt, तो x की वैल्यू dt/2 हो जाएगी। ये हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t लेट कर लिया, तो ये कितना हो गया 1/2 dt, और एक अपॉन में 2 और है पहले से ही है तो एक और 2 आ गया, dt अपॉन t हो गया, और प्लस 1/2, ये किसका फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो tan इनवर्स x का होता है, तो ये हो गया हाफ tan इनवर्स x।
तो बस अब यहीं से हमारा आंसर आ गया 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1/4 log ऑफ t, और t की वैल्यू कितनी है x² प्लस 1 और प्लस हाफ tan इनवर्स x और प्लस एक कांस्टेंट c। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं कि एक बार इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछा गया था, अभी मैं दूंगा करने के लिए। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक बताइए, इस टाइप के केसेस में टाइप 4 में कोई प्रॉब्लम है? ओके, तो ये हो गया हमारा टाइप 4। अब एक और लिख लेते हैं टाइप 5 का केस, फिर अभी मैं वो क्वेश्चन देता हूँ सारे एक साथ, ताकि पहचानने में आसानी नहीं होगी ना। अभी दे दूंगा तो लगेगा कि इसी का ये पार्ट है ये। तो नेक्स्ट है हमारा टाइप 5। अभी तक क्या हुआ, हमने लीनियर देखा, फिर लीनियर के साथ देखा क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, परफेक्ट स्क्वायर में। फिर हमने देखा कि 1 लीनियर के साथ कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है क्वाड्रेटिक का, लेकिन एक क्वाड्रेटिक बन रही है, AX² या क्यूबिक बन सकती है। अब हम देखेंगे कि जब दोनों ही परफेक्ट इस तरीके से, जिनमें अंदर पावर दोनों में आएगी, जैसे इस टाइप का केस मैं यहाँ लिख देता हूँ, dx/x² प्लस a और x² प्लस b, दोनों में ही ये परफेक्ट स्क्वायर होल स्क्वायर ना होके अंदर ही स्क्वायर है। जैसे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। dx/ या ऐसे लिख लेते हैं 2x प्लस 1, क्वेश्चन जो हमारा ओरिजिनल था वो ये था, 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई x² प्लस 2 और x² प्लस 3। ये हमारा क्वेश्चन था, और साथ में dx। तो अब देखो यहाँ पर x² को t लेट करने से dx पूरा dt के साथ नहीं आएगा, तो इसलिए हमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना पड़ेगा। अगर सिंपल यहाँ पे x dx होता है, 1 नहीं होता, तो फिर ये बहुत इजी होता, फिर ये टाइप फर्स्ट बन जाता। अगर सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ऐसा होता, इस तरह का क्वेश्चन भी अभी मैं दूंगा करने के लिए, अगर ये क्वेश्चन होता है x dx आकार x² प्लस 2 और x² प्लस 3, तो ये तो फिर इसको फिर इस मेथड से करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम जैसे ही x² को t लेट करते हैं, x dx क्या हो जाता है, dt/2 बन जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है 1/2 dt अपॉन t प्लस 2 और t प्लस 3। इसको करने के दो मेथड है, या तो 1 क्वाड्रेटिक करें परफेक्ट स्क्वायर बनाए, या a/b करके अभी हमने पहले किया हुआ था। फर्स्ट वाला मेथड हमारा यही था जो अभी हमने पीछे किया हुआ था। तो ये तो इजी मेथड है, अगर कभी x dx आए तो ये बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर x dx के साथ केवल dx अकेला हो, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो x² को t मानने से कोई फायदा ही नहीं होगा, तो फिर यही प्रॉब्लम होगी। तो फिर हमें सब कुछ जो है इसी से करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं इसको, 2x प्लस 1 x² प्लस 2 और x² प्लस 3 a अपॉन, अच्छा a नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक है तो लीनियर ऊपर आएगा, तो ax प्लस b अपॉन x² प्लस 2 और cx प्लस d। अब ये नहीं कि bx प्लस c कर दे, नहीं, यहाँ पर कांस्टेंट पूरा यूज हो गया, तो अब अगला cx प्लस d अपॉन x² प्लस 3 आएगा। अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे कि भाई कोई कांस्टेंट ना निकाले, तो यहाँ पर हम कोई भी फैक्टर को जीरो रख ही नहीं पाएंगे, तो इसमें पूरा मेथड वही यूज होने वाला है। तो ये हमारी इच्छा यहाँ पर पूरी हो जाएगी कि हमें कोई भी, हम सीधे कंपेयर ही करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर वैल्यू जीरो पुट कर ही नहीं सकते। देखो ना, x² प्लस 2 भी कभी जीरो के इक्वल नहीं होगा, और x² प्लस 3 भी कभी जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या पुट कर देते हैं, क्या हम x² प्लस 2 जीरो पुट कर सकते हैं? नहीं पुट कर सकते हैं, तो इसको तो हटा दो यहाँ से, जब कर ही नहीं सकते तो फिर क्यों पुट लिखना। बात समझ में आ रही ना, क्योंकि x² प्लस 2 से फिर वो कोई इमेजनरी नंबर मिलने लगेगा। x² की वैल्यू -3, तो x की वैल्यू 3 आई, तो वो तो हमें चाहिए ही नहीं। तो अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पर कोफिशिएंट इक्वेट कराएंगे। कैसे, जरा समझना, यहाँ पर कैलकुलेशन फिर देखना। a को बाहर लिया, x का मल्टीप्लाई किया तो x³ प्लस 3x, एक मिनट,
ओके, तो जरा हम a को बाहर ले लेते हैं, x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ से बीच में इसकी पेन की तबीयत खराब हो गई थी, मान नहीं रहा था, अब सही हो गया। तो चलिए करते हैं फिर इसको। तो a के साथ हमने क्या किया, x का मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया एक्स क्यूब प्लस 3x। फिर b के साथ देखा तो b के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3। c के साथ करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 2x। और जब d के साथ करेंगे तो d के साथ क्या आ जाएगा, इससे क्या होगा, हौच पौच नहीं होगी, हमें सीधे सीधे सबके कोफिशिएंट ऑलरेडी दिखने लगेंगे। जैसे यहाँ एक्स क्यूब का मैं पूछूंगा तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हमें क्या मिलेगा, एक a मिलेगा और एक c मिलेगा। फिर मैं एक्स स्क्वायर का ढूंढना चाहूँगा तो मिलेगा b और d मिल जाएगा। फिर x का कोफिशिएंट ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा, 3a प्लस 2c मिलेगा। और कांस्टेंट ढूंढेंगे तो मिलेगा 3b प्लस 2d। तो ये 4 इक्वेशन हमें मिलेंगी और 4 ही वेरिएबल मिलने वाले, ए बी सी डी कांस्टेंट मिलने वाले हैं। तो बस इन्हीं चारों को सॉल्व करना है। तो अब जरा आप सॉल्व करें और बताएं। a प्लस सी की वैल्यू 0, b प्लस डी की वैल्यू 0, 3a प्लस 2c की वैल्यू 2 और 3b प्लस 2d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ये चारों वैल्यूज हमको मिल गई, a प्लस सी, b प्लस डी, 3a प्लस 2c और 2b प्लस 2d, 3b प्लस 2d 1 आ गया। अब जरा यहाँ निकालो ए बी सी डी सभी की वैल्यू, जरा सॉल्व करें आप अपने से और बताएं क्या आ रही है। ए और सी वाले को ए और सी के साथ सॉल्व कर लो, 2 इक्वेशन है ना ए और सी में, और बी और डी को बी और डी वाली 2 इक्वेशन है उनको सॉल्व कर लेंगे। तो ए बी सी डी सबकी वैल्यू आ जाएगी। तो ए की वैल्यू 2 आ रही है। ओके भाई, ए की वैल्यू माइनस सी है, उसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो माइनस 3c प्लस 2c इक्वल टू 2। तो c की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, c की वैल्यू -2 आ गई। तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, ऑलरेडी a की वैल्यू 2 आ गई। और सिमिलरली b और d को भी ऐसे सॉल्व कर लो। b की वैल्यू -d है, तो -3d प्लस 2d इक्वल टू 1। तो d की वैल्यू -1, तो b की वैल्यू ऑलरेडी 1 आ गई। ए बी सी डी इन चारों की वैल्यू जो है, ए बी सी डी इन चारों की वैल्यूज़ को हम कहाँ पर पुट कर देंगे, अपनी ओरिजिनल इक्वेशन जो यहाँ पर थी उसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में, और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारा क्वेश्चन था 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 ax प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 और सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। ax प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 और सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो a की वैल्यू पुट करते हैं, तो 2x प्लस b की वैल्यू 1 है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 और सी एक्स माइनस 2x प्लस d की वैल्यू 1 है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। और बस इसको हमें क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। 2x प्लस 1 dx होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx और ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। तो अब बस इसको जो है अलग अलग करना पड़ेगा, डायरेक्ट तो हम कर नहीं सकते। तो देखो 2x के साथ इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx, प्लस 1 के साथ करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर dx, और -2x के साथ करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx, और -1 के साथ करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। तो यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है कि जैसे इसको t लेट करोगे dx के साथ dt बन जाएगा, क्योंकि 2x dx dt हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ log एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और ये
log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो गया और माइनस 1/√3 tan इनवर्स x अपॉन √3 और प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ गया। बताइए इसमें टाइप 4 में किसी को कोई प्रॉब्लम है या टाइप 5 कौन सा था ये? टाइप 5। ओके, टाइप 6 में सिर्फ एक बता देता हूँ, वो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन का होगा, इसको आप घर में ट्राई करें। टाइप 5 हो गया, टाइप 6, लेकिन इतने बड़े बड़े नहीं पूछे जाने वाले, फिर भी हमें पता तो होना ही चाहिए कि टाइप 6 में क्या होगा। इंटीग्रेशन हमारा कुछ इस टाइप से होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो दिया हुआ है, साथ में यहाँ पर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर इस टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करने के लिए आया तो क्या करेंगे? तो इसका इंटीग्रेशन नहीं करना है, इसको सिर्फ अभी पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है, चेंज इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। और इसको चाहो तो उसमें भी करना, हो जाएगा इजीली, नहीं हो तो फिर मुझे बताना। प्रॉब्लम 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेगा, बाकी कोई नहीं करने वाला। चलो इसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेना, देन इंटीग्रेट करना, दोनों ही काम करना, देखना कहाँ फंसते हो। ओके, तो टाइप 6 जो है वो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद करना आपकी ड्यूटी है, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन होगा, दिल थाम के बैठना पड़ेगा और काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन होगा। क्या होगा, पहले आएगा ax प्लस बी होल अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा, फिर cx प्लस डी होगा होल अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, और फिर ex प्लस एफ आएगा और होल अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। ये वो दो वाले केस हो गए। हाँ, तो इसमें 3 पार्ट्स में बटेगा ये। एक हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर एक हो गया सी एक्स प्लस टी एक्स स्क्वायर प्लस 1, और तीसरा वाला जो होगा वो ई एक्स प्लस एफ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का सीधे होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 पार्ट में ये ब्रेक हो जाएगा, और तीसरा वाला पार्ट तुमको हो सकता है परेशान करे, बाकी जो दोनों पार्ट है वो इंटीग्रेट इजीली हो जाएगा। तीसरे में थोड़ा दिमाग लगाना, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। ठीक है, पहले तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ही ब्रेक करना, हमारा मेन मोटो तो यही है कि हमें पार्शियल फ्रैक्शन में होना चाहिए। अगर ये इंटीग्रेट नहीं भी होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें पार्शियल फ्रैक्शन समझ में आना चाहिए कि हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करें। बाकी मैं फिर तुम्हें ये क्वेश्चन कराऊंगा 1/x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। जैसे हमने 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो इंटीग्रेट करना सीख ही लिया है, तो हम सीखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर होगा तो उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो ये क्वेश्चन इसी पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड कभी पूछा गया, जैसे हम करते हैं अंडर रूट ऑफ 10x का इंटीग्रेशन। तो एक बार यही टाइप है इसके, पार्शियल फ्रैक्शन के इतने ही टाइप है, तो ये हमारा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो लिख लेते हैं। इंटीग्रेट करना है, क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ 10x। अब इसमें आप थोड़ा दिमाग लगाएं और बताएं कि क्यूब रूट ऑफ 10x को कैसे इंटीग्रेट किया जाए। जैसे अंडर रूट ऑफ x तो याद होगा ना, मैंने बताया था अभी अलजेब्रिक ट्विंस और ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस करके दो बताए हुए थे, तो वैसे ही है ये, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक होगा ये बीच में जाके कहीं। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया है कभी पहले, क्यूब रूट ऑफ 10x। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है, इजी और इम्पॉर्टेंट। तो सोचो जरा, इसको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट का आप सोचें और 10x को कुछ लेट करके देखें क्या कुछ बनने वाला है क्या यहाँ पे।
आ रहा है कुछ समझ में कैसे करेंगे? नहीं, चलो मैं बता देता हूँ इसको। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें आप, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस का ध्यान रख रहे हैं वैसे इसका भी ध्यान रखें। क्यूब रूट ऑफ 10x में हम 10x को t क्यूब नहीं लेट करेंगे, t की पावर 3/2 स्पेशल केस है, ध्यान रखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। t क्यूब करके कहीं ना कुछ प्रॉब्लम में फंसेंगे, या हो सकता है मे बी आप ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप करें ट्राई, आता है तो मुझे ही बताएं। तो अभी हम 10x को t टू द पावर 3 ना रख के 3/2 रखते हैं ना, देखो कितना ईजी होने वाला है। 10x का हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर x dx, और ये 3/2 t टू द पावर 1/2, और ये dt, और dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 t टू द पावर 1/2 dt। sec स्क्वायर x अपॉन में आएगा तो 1 प्लस 10 स्क्वायर x, और 1 प्लस 10 स्क्वायर x करेंगे तो t की पावर 3/2 का भी होल स्क्वायर से ये कट हो जाएगा, तो आ जाएगा 3/2, ये हमारा आ जाएगा 3/2 t टू द पावर 1/2 dt होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी क्यूब। अब जरा यहाँ पर समझना क्या होगा, तो देखो यहाँ पर हमने वैल्यू रखा तो 3/2 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पर जब हम t की पावर 3/2 रखेंगे और उसकी भी होल पावर 1/3 कर देंगे, और dx की वैल्यू क्या है t टू द पावर 1/2 dt, यहाँ पर और भी रखना पड़ेगा हमें, t टू द पावर 1/2 और dt होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी क्यूब। तो 3/2 तो बाहर आ जाएगा, ऊपर ये 3 से 3 कट हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कट हो गया, तो ये t टू द पावर 1/2 और 1/2 मिला के t बन जाएगा, तो t dt अपॉन 1 प्लस टी क्यूब, ये बन जाएगी फॉर्म हमारी। अब उसके बाद हमें यहाँ से समझना पड़ेगा कि हम यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं और सिर्फ इतने पार्ट को ले लेते हैं, t अपॉन इसको 1 प्लस टी क्यूब, इसको अलग से लिख लेते हैं, और इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। कैसे? पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो ए अपॉन टी प्लस 1, और ये अंदर जो है बन रहा है क्वाड्रेटिक, तो उसके लिए क्या होता था बी एक्स प्लस सी, लेकिन यहाँ पर बी टी प्लस सी अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। और अब ये इजीली जो है वो, अभी हमने इस तरह के बहुत बड़े बड़े किए, तो ये तो इजी है, यहाँ पर एक की वैल्यू तो डायरेक्ट आ जाएगी और दूसरे की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बी और सी की कोफिशिएंट इक्वेट करा के, तो t इक्वल टू क्या बन जाएगा a इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 प्लस बी टी प्लस सी इंटू टी प्लस 1। और यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, पहले एक कांस्टेंट तो निकल ही आएगा जब हम t प्लस 1 की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, इसको 1 और इसको 2 लेट कर लेते हैं, t की वैल्यू यहाँ -1 पुट कर देते हैं, t की वैल्यू जैसे ही -1 पुट किया तो -1 इक्वल टू a इंटू -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये तो 0 हो गया, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई -1/3, तो आ गई ना, ये 3 आया और ये -1/3। सिमिलरली इसी को जरा इक्वेट करा देते हैं, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा देखते हैं जरा, t इक्वल टू हो जाएगा a इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 प्लस b के साथ टी स्क्वायर प्लस टी और प्लस c के साथ t प्लस 1। टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a प्लस बी, टी कॉमन लेंगे तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और कांस्टेंट में आ जाएगा a प्लस सी, और ये कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, और जैसे ही हमने कंपेयर किया तो a प्लस बी की वैल्यू 0, माइनस ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1, और a प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। a हमें पहले से ही पता है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -a, तो यानी 1/3, और c की वैल्यू -a की इक्वल है, b की वैल्यू भी -a की इक्वल है और c की वैल्यू भी -a की इक्वल है, क्योंकि a प्लस सी भी 0 है, तो c की वैल्यू -a यानी कि 1/3 आ जाएगी। तो ए बी सी तीनों ही हमें पता चल गया, c की वैल्यू भी आ गई 1/3, और b की वैल्यू आ गई 1/3, और a की वैल्यू आ गई माइनस का।
तो ये यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, ये वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू हमारी आ गई है +1/3, क्योंकि a की वैल्यू ऑलरेडी -1/3 है। ओके, ए बी सी हमारे पास तीनों आ गए, तो अब हम ए बी सी की वैल्यू वहाँ पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा क्वेश्चन जो था वो था t/1 + t³, t/1 + t³ और ये बन गया था a/1 + t और bt + c/1 + t² - t। तो a की वैल्यू आई थी -1/3, तो ये 1 + t और b की वैल्यू है 1/3 और t की वैल्यू कितनी है, अच्छा b 1/3 और t की वैल्यू t और c की वैल्यू 1/3, तो ये बन गया 1/3 और t² - t + 1। अब इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर फिर प्रॉब्लम है, तो अब यहाँ पर फिर तुम्हें याद आएगा वो जो हमने टाइप किया हुआ था, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन का हो जाएगा। यहाँ पर जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो गया dt, ये भी हो गया dt और ये भी हो गया साथ में dt और साथ में 3/2 भी साथ में था, उसको चलो बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे फाइनली। तो ये हो गया -1/3 log ऑफ 1 + t और यहाँ पर 1/3 के बाद ये क्या बन जाएगा, t + 1/t² - t + 1 dt। तो ये पूरा का पूरा पार्ट, जो ये वाला पार्ट है, जो इतना पार्ट है ये, अब ये जो है ये किसका फॉर्म बन गया, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्म बन गया। इसको फिर से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसको हम I1 लेट करके फिर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको यहाँ पर इक्वेशन 3 करके नोट कर देंगे पूरी इक्वेशन को। इस I1 को हमें फिर सॉल्व करना पड़ेगा कि t + 1/t² - t + 1 कैसे सॉल्व होगा। तो ये याद होगा आपको, आपने इसको किया हुआ है। क्या करते थे, न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू, बल्कि a b c ऊपर यूज़ कर चुके हैं तो p लेट कर लेते हैं, p इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, याद है ना सभी को, और प्लस q इंटू डिनोमिनेटर। यहाँ से p और q की वैल्यू आएगी, यहाँ से अब हम पहले p और q की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 2t - 1 और q की वैल्यू क्या आ जाएगी, q के साथ t² - t + 1, न्यूमरेटर जो है वो t + 1। इसको कंपेयर करने के बाद जब इसको कंपेयर कर लोगे, जैसे यहाँ पे t का कोफिशिएंट क्या आएगा 2p, अच्छा एक t² भी आएगा, देखो यहाँ पर एक t² भी तो है। क्या था फॉर्मूला, p इंटू न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर, a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर। याद होगा, इस तरह काम हम पहले कर चुके हैं। और फिर इसमें p और q की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। जैसे ही हमारा p और q आ जाएगा तो फिर हमारा जो न्यूमरेटर है वो इतने बड़े पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये वाले पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जब ये वाले पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फिर इसकी वैल्यू को जो है उससे हम I1 सॉल्व कर लेंगे। और जब ये I1 आ जाएगा तो ये सारी की सारी वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, अपने इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तब जाके फाइनली हमारा आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये इतना, इसको परफेक्ट स्क्वायर से किसको, नहीं इसको परफेक्ट स्क्वायर से नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो 1/क्वाड्रेटिक का केस होता है, ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का केस है। इसमें t भी साथ में आ रहा है, इसमें t भी साथ में आ रहा है, तो इसलिए इसमें ऐसा काम नहीं कर सकते हो। हाँ, इसको देखो मैं एक और तरीका तुम्हें बता सकता हूँ। अगर मान लिया हमें ये मेथड हमें नहीं करना है तो हम एक काम ये ज़रूर कर सकते हैं यहाँ पर कि देखो, इसको मैं अलग से एक और मेथड बताता हूँ कि अगर इसको हम अलग अलग डिवाइड कर दें, जैसे मान लिया हम I1 को सॉल्व कर रहे हैं तो t अपॉन, बल्कि एक काम करते हैं ना, इसको डिवाइड नहीं करते, हमने क्या किया, वो वाला मेथड जो एक शॉर्टकट करके मैंने बताया था कि अगर ऐसे करोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। एक ये मेथड बताया था, एक उसी समय बताया था कि डायरेक्ट t लेट करके। तो ये क्या बन रहा है, 2t - 1 बनेगा, dt के साथ ये du बन जाएगा।
यहाँ पर हमें 2t माइनस 1 बनाना है। तो देखो 2t माइनस 1 हम इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ समझना। इसको हमें 2t माइनस 1 बनाना है, जबकि है हमारे पास t प्लस 1। ये हमारे पास t प्लस 1 dt है, और इसको हमें टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 है। इसको हमें 2t माइनस 1 बनाना है। तो 2 पहले मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर दिया, तो 2t प्लस 2 dt बन गया अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। अब आगे क्या करेंगे, 2t माइनस 1 बनाना है, तो माइनस 1 और प्लस 1 जो है ऐड कर देते हैं, माइनस 1 प्लस 1। तो ये बन गया 1 अपॉन, एक मिनट, 2t माइनस 1 dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, और प्लस ये 2 प्लस 1 3 बन जाएगा, dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। तो ऐसे भी कर सकते हो तुम, देखो ये तो लॉग के साथ बन जाएगा, 1/2 ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, क्योंकि इसको जैसे ही यू लेट करोगे या जेड लेट करोगे वैसे भी ऊपर तुमने यहाँ यू लेट किया ही हुआ है। लेकिन ये जो है वो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का फिर एक केस बन जाएगा, और 1 अपॉन क्वाड्रेटिक सबको पता ही है कि क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1। तो ये एज इट इज चलेगा, और ये क्या बन जाएगा, डी टी अपॉन ये बन जाएगा टी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये 4 माइनस 1 3/4, तो √3/2 का होल स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये एज इट इज चलने वाला है, और ये बन जाएगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो t माइनस 1/2 अपॉन √3/2। तो 2 से 2 कट कर देंगे, तो ये बन जाएगा, और √3 से ये कट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 2√3 टेन इनवर्स 2t माइनस 1 अपॉन √3, और प्लस सी। अब तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, सारी वैल्यूज़ हमने निकाल दी है, और ये सारी वैल्यूज़ को बस हमें अपनी इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो हमारा ये, हाँ, एक लंबा चौड़ा सम बन जाएगा, जिसको करते करते हम जो है परेशान हो जाएंगे, लेकिन हमें करना है क्योंकि ये कभी सब्जेक्टिव टाइप में पूछा गया है। तो इजी और इम्पॉर्टेंट पता तो होना ही चाहिए फाइनली हमें करना कैसे है। तो अब उसके बाद आप कर लेंगे, ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर देंगे, इसके बाद की जो स्टेप है वो आप कर लेंगे। सब कर लिया मैंने, बस यहाँ पर वैल्यू एक 3/2 का मल्टीप्लाई करना है, और एक t की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं अगले टर्न पे। ओके।